प्यारे छात्रों, आइए अब हम अपनी किताब में जो अगली चैप्टर है, जेल में मेरे मित्र, उस तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और चैप्टर का नाम है जेल में मेरे मित्र। इस चैप्टर में नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा कही है। उनकी आत्मकथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उनकी आत्मकथा से ही एक अंश संस्मरण के रूप में यह चैप्टर हमारी किताब में है। आइए अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय तथा लेखक परिचय के बारे में कुछ जानें। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से बहुत नाम कमाया था। जवाहरलाल पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होते हुए भी उनकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बेहद प्यार था। नेहरू जी ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में और उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया था। वे विज्ञान के छात्र थे। वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कांग्रेस के सभापति भी रहे। स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे केवल कुशल राजनीतिज्ञ और अधिक परिश्रमी नहीं थे, बल्कि प्रभावशाली लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और मानवता के पुजारी थे। अपने अनमोल व्यक्तित्व और अप्रतिम देश सेवा के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। 27 मई सन 1964 को उनका देहांत हो गया। तो आइए प्रस्तुत पाठ में जो विचार बिंदु लेखक ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। अपने जेल जीवन के दौरान नेहरू जी ने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं को उनका अच्छा अध्ययन किया था। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बड़े सरल, सरस और सजीव रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम उनके द्वारा लिखा हुआ यह पाठ पढ़ते हैं। वे कहते हैं, मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित नहीं थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो छात्रों, लेखक सबसे पहली बात
देहरादून जेल की बात करता है, जिस जेल में उन्होंने 14.5 महीने रहा। और यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि जेल में जो जीव जंतु रह रहे थे, वो चाहे रेंगने वाले हो, चाहे फिसल कर चलने वाले हो, चाहे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हो, वे सब नेहरू जी के अब साथी जैसे लगते थे। इसलिए इस पाठ का नाम रखा हुआ है जेल में मेरे मित्र। असल में उनके मित्र कौन थे? ये जो जीव जंतु भरे हुए थे, उन्हीं को यहाँ पर अपने मित्र के रूप में संबोधित किया है नेहरू जी ने। तो उन्हें जो शिकायत रहती थी कि मेरा आंगन सुना है, उजड़ा हुआ है, यहाँ सुनसान है, सब कुछ वीराना है, वीरान है, तो ऐसा नहीं था। लेखक को अनुभव हुआ कि उनके दैनिक जीवन में बहुत सारे जीव जंतु उनके जीवन में मिले हुए हैं। उनके आना जाना वे देखते थे और उनका जीवन का सूनापन अब धीरे धीरे दूर होने लगा था। और वे किसी को छेड़छाड़ भी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन यहाँ लिखा है खटमल, मच्छर और मक्खियों से उन्हें निरंतर युद्ध करना पड़ता था। आगे लिखते हैं, जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती थीं और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थीं। वे इधर से उधर भागती थीं, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हों। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था। तो यहाँ पर नेहरू जी ने गिलहरियों की बात की है जो यहाँ वहाँ दौड़ते थे और अटखेलियाँ का मतलब है खेल कूद किया करते थे। अब लेखक उसके आगे लखनऊ जेल की बात करता है। लेखक को बार बार जेल जाना पड़ा था, कभी लखनऊ जेल, कभी देहरादून जेल, कभी और कहाँ। उन सब की बात यहाँ पर कही गई है। लखनऊ जेल की बात है, मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और वह अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। अर्थात वह गिलहरी सोच में पड़ जाती थी कि वृक्ष जैसे चुपचाप खड़े रहते हैं, यह भी तो कोई चीज़ है जो ऐसी चुपचाप है, पर यह तो वृक्ष नहीं है, फिर क्या है? इसलिए वह देखती रहती थी। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं ज़रा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थीं। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे, पर हमारे एक साथी ने इस प्रकार की गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। तो ये सब घटनाएं जो घटती थीं उनके बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो गिलहरियों के बच्चे कभी कभार खो जाते थे। उनको नेहरू जी के साथी जो मित्र थे, उनके जो जेल में थे, वे सब उन्हें अपने पास रखा करते थे। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, यह गिलहरी के नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाए। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया, वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठ कर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज़ इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं और बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। तो यहाँ पर एक घटना की बात कही गई है कि एक बार एक गिलहरी का बच्चा नीचे गिर गया था और उसे उनके साथी लोग चारों ओर घेर कर खड़े हुए थे। तभी नेहरू जी ने बताया कि चलो हम लोग बरामदे में जाकर खड़े हो जाएंगे और इन्हें
उनकी माँ जब लेने आएगी तो हम देखेंगे। मैंने ऐसे कई बार देखा है। तब संध्या का समय था, धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? तो यह समस्या हो गई। अब उन्हें कैसे जीवित रखा जाए? उन बच्चों को, जो बहुत अतिशय छोटा बच्चा है, जो न तो पत्ते चबा सकता है न रोटी का चूरा भी खा सकता है। दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ से आएगा? फिर वो इतने छोटे थे कि बोतल से दूध पी ना सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। तो इस तरह से नेहरू जी जब जेल में थे तो इस तरह से गिलहरियों को जिंदा रखने की एक समस्या बन गई थी। गिलहरी का एक बच्चा जो न तो दूध पी सकता है, न उसे बोतल से दूध पिलाया जा सकता है, तो फिर कैसे उसको जिंदा रखा जाए, यह एक समस्या बन गई थी। आगे कहते हैं, सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती तो कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर भी न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो बेचारी मर जाएगी। तो इस तरह से जो पेन में स्याही भरने वाली रिफिल, उससे पिलाने की कोशिश की गई, पर वह अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे लेखक कहता है कि जेलर राम प्रसाद जी, वहाँ पर जो जेलर थे उनका नाम था राम प्रसाद। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा, मतलब अचानक आ गया और वे भागते हुए वहाँ से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए। नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई से दूध गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इस तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल के परिवार के चहेते सदस्य थे। तो इस तरह से गिलहरी के उन 3 बच्चों को बचाया गया, रुई से दूध पिलाया गया। और ये सब क्रिया होने के बाद लेखक को ऐसा लगा कि मानो पूरा संसार हमने जीत लिया हो। अब वे जो गिलहरी के बच्चे थे, अब ऐसे लगते थे कि वे भी उस जेल के परिवार के सदस्य हों। और इसके आगे जो अनुच्छेद है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।